बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपकी मेज़बान अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम कुछ अहम मौज़ू पर बात करेंगे। हमारा सबसे पहला मौज़ू होगा हिस्कोल कंपनी का, जो कि पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है। और जो हिस्कोल कंपनी है वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फ़ंड्स रेज़ भी करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल हमारे प्राइम मिनिस्टर का है और इस हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये जो कंपनी है यानी कि हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी पर बिलियन रुपीस के करप्शन के इंकशाफात हुए हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो यही कंपनी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, कि हॉस्पिटल को फंड्स भी रेज कर रही है। इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारा सेकंड टॉपिक होगा, सिंध गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस मंजूर कराने जा रही थी। इस ऑर्डिनेंस का मकसद आपको बताते चले ये था कि इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल कैसे किया जाए, लीगल कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल कैसे किया जाता। इस ऑर्डिनेंस पर को जो तैयार किया गया था, जो मंजूरी के लिए गवर्नर से इमरान इस्माइल को भिजवाया गया था, और इमरान इस्माइल ने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया था। और इसके हवाले से आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने 14 ऑब्जेक्शंस भी लगाए थे। इस प्रोग्राम में इस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है। और अगर इसकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो 2001 से पहले ये एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, लेकिन अब देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। सर, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो यही कंपनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हॉस्पिटल को फंड्स रेज भी कर रही है। और तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा कि एक कंपनी जिस पर बिलियंस का स्कैम है और वही कंपनी जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड्स रेज कर रही है, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये जो है यानी हिस्कोल कंपनी का जो फ्रॉड है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का तीसरा बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे पहले ये हुआ था कि एक दीवान सलमान ग्रुप था, उसमें यूसुफ दीवान थे, वो परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त थे। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको अपना मिनिस्टर भी बनाया था जब वो डिक्टेटर बने थे। तो उसका भी ऐसे ही कोई 55 अरब रुपए का, 60 अरब रुपए का बैंक डिफ़ॉल्ट था, और वो बैंक करप्ट हो गए और बैंकों का पैसा ख़त्म हो गया उनका। मगर उनको भी हुकूमत में, क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, दोस्ती थी प्रेसिडेंट से, तो वो बच गए। यानी उनका हाल ये है कि बैंक उस ज़माने में सारे के सारे मोस्टली जो थे वो यानी 50% जो है वो गवर्नमेंट के बैंक से उनको इतना लॉस हुआ। ठीक। और इनका अपना असर ये है कि दे आर यूसुफ दीवान और दीवान फैमिली जो है इतने बड़े हैं कि वो का डिफेंस में 20,000 गज का मकान है, अपने हेलीकॉप्टर का पैड है, सब कुछ है। मतलब वो पैसा जो है वो ज़ाया चला गया। ठीक। उसके बाद पिछली हुकूमत में जरदारी साहब के ज़माने में 2008 में ओमनी ग्रुप पैदा हो गया था, जो ये अनवर मजीद का, और उसमें भी उन्होंने आके जो फ्रॉड किए, तो उसके भी 55-60 अरब रुपए का जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट है। अब उसके नैब का केस भी चल रहा है, मगर वो पैसा उनका जो है सारा का सारा बैंकों का लॉस हुआ है। सारी शुगर मिलें, उनकी मिलें बंद हो गई हैं। ये तीसरा हिस्कोल का है जिसके अंदर के ये इन्होंने यानी एक एक्चुअली चीज़ ये होती है कि ये बैंक हुए या बिजनेस हुए, इनको मॉनिटर करने के इदारे हैं पाकिस्तान में। ठीक। अब जैसे ये इसका मैं आप बताऊँ कि ये जो है हिस्कोल है, हिस्कोल का शेयर जो है वो 300 रुपये, 10 रुपये का शेयर 300 रुपये का पहुंचा हुआ था। सही। और उनके 600 के करीब जो है वो पेट्रोल पंप्स हैं और बहुत बड़ा कारोबार है इनका। मगर वो अंदर से खोखले हैं और फ्रॉड है। सही। और उसका 300 रुपये का जब वो फ्रॉड साबित हुआ, बैंकों के डिफ़ॉल्ट साबित हुए, इनका 55-56 अरब रुपये का बैंक डिफ़ॉल्ट है, इसमें नेशनल बैंक का 16-17 अरब रुपये का है और बहुत सारे बैंकों का है। तो उसमें ये हुआ कि इनकी जो है वो यानी जब ये करप्शन यहाँ हुई और इनका शेयर जो 300 रुपये का था वो गिर के 7 रुपये का हो गया। मेरे ख्याल से आज जो है 1 रुपये का। सही। ये इसके ऊपर जो है इदारे क्या कर रहे थे, हर कंपनी का एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग कंपनी होती है इंटरनेशनल, वो ऑडिटर क्या कर रहा था। सही। इसके अंदर SCCP जो है वो मॉनिटर करती है, SCCP क्या कर रही थी, इसमें जो इदारे हैं FIA क्या कर रहा था, नैब क्या कर रहा था, और ये कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि ये इनके ताल्लुकात जो है बड़े हैं,
ये आराम से बाहर बैठे हुए हैं, और जो बेचारा छोटा कोई है कराची में या पंजाब में या कोयटा में कोई क्लर्क है या इरिगेशन का, उसने 10 करोड़ की अगर रिश्वत की, वो जेल में पड़ा हुआ है, केस हो गया। ये 55 अरब का डिफ़ॉल्ट है, कोई इस पर हिलजुल नहीं हो रही, एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक्शन नहीं हो रहा। अब अपने आप को ये यानी इसी कहते हैं पाकिस्तान जो है वो अंडर स्टेट कैप्चर है, कि पाकिस्तान के सारी हुकूमत के अहलकार जो हैं वो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए जो है मुल्क के कानून को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक आ रहा है कि हेस्कॉल ने एक MOU साइन किया है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से, कि वो उनका हॉस्पिटल में फ़ंड जमा करने में मदद करेंगे। क्या ताल्लुक है हेस्कॉल का उससे? मतलब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो इमरान खान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इमरान खान इंटरनेशनल मशहूर हुए, सब कुछ किया। वो चैरिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो भी अगर आ रहा है, उस हॉस्पिटल को इमरान खान साहब को ये MOU साइन करके इनके साथ इमरान खान की ज़ात जो है वो शक व शुबे में डाल दी गई है। और उनके यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये इमरान खान के जो हारी मवाली साथ बैठे हुए हैं, ये इनके साथी नहीं है, इनके दुश्मन हैं। सही। और ये दूसरी पार्टियों में से आए हैं, जिसको इमरान खान कहते हैं कि 70 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया हुकूमतों में, उन हुकूमतों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके लॉ मिनिस्टर हैं, इनके अटॉर्नी जनरल हैं, इनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्हीं के साथ लगे हुए। वो एक्चुअली इनके दुश्मन हैं और इनको गलत मशवरे देते हैं। अब इसमें जो इनका MOU साइन करना इस तरह गलत होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन करप्शन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन साइन किया था 2007 में। ठीक। परवेज़ मुशर्रफ थे और वो उसमें रेटिफाई करना था, तो लेट कर रहे थे वो, और दुनिया में था कि पूरी हर कंट्री ने साइन करा था। तो हमने फिर TI पाकिस्तान ने लेटर लिखा और उस ज़माने में, और उन्होंने उसको साइन किया, रेटिफाई किया। तो 2007 उसके तहत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि कोई भी लॉ बने, और लॉ के हिसाब से पाकिस्तान में कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से अपने मिसयूज़ ना करे अपनी अथॉरिटी को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है कि जैसे कोर्ट के अंदर जज होता है, जजेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं जो प्रमोट होकर वहाँ चले जाते हैं। ठीक। उनके ये है कोड ऑफ कंडक्ट में है ये चीज़ कि जब आपके पास कोई केस आए और आपका केस जो है वो हो जो कि उस शख्स के बारे में हो जो आपका क्लाइंट था किसी ज़माने में, आप वो केस नहीं सुनेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आपका वो दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, या आपका बिजनेस है। इसी तरह इन्होंने जो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी जो है वो KPK में TI पाकिस्तान ने डॉक्टर अलवी के साथ मिल के और KPK के अंदर 2016 में मनवाई थी, और वो बहुत अच्छी कामयाब से पॉलिसी उसमें है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है होना चाहिए कि कोई अफसर या कोई गवर्नमेंट का पॉलिटिशियन या कोई भी मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तेमाल ना करे, पोस्ट का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करे। ठीक। ये इसकी जो है आप इसमें देखेंगे स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में आर्टिकल 7 है, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ईच स्टेट पार्टी शैल इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक लॉ एंडेवर टू अडॉप्ट एंड मेंटेन ए स्ट्रेंथ सिस्टम टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आर्टिकल नंबर 6 के अंदर 8 के अंदर भी है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल। तो ये इन्होंने KPK में इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में अभी तक नहीं हुआ है। शौकत खानम जो है हॉस्पिटल, उसका जो है ट्रस्ट है, उसके जो आप देखेंगे स्लाइड के अंदर उनके जो ट्रस्टी आ रहे हैं, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं इमरान खान जी, यानी आज भी चेयरमैन है। इनको एक्चुअली जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे इनको उनसे रिजाइन कर देना चाहिए था, सही इस्तीफा दे देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है ना ये, इन्होंने नहीं दिया, इनको मशवरा सही नहीं दिया गया क्योंकि इनके साथ जो मशवरा देने वाले हैं वो इनके दुश्मन हैं। ठीक। और इसकी वजह से इसके अंदर आप देखें इसमें नौशेरवा बरकी इसके अंदर ट्रस्टी है, उल्मा अलीमा खानम इसके अंदर ट्रस्टी हैं, उसके बाद एहसान मानी इनके ट्रस्टी हैं, फिर कादिर जाफ़र आमिर डॉक्टर आमिर जाफ़र है, मोहम्मद
अयूब जावेद आफरीदी भी तो वो ट्रस्टी हैं। अब ये जब ट्रस्टी है, उसके साथ जस्टिस अजमत सईद जिन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और वो इसका बैरिया टाउन का बड़ा 700-460 अरब रुपए का केस किया फिर अभी, तो ये इनके ट्रस्टी हैं। अब ये ट्रस्टी हैं, अब ये ट्रस्टियों को अगर इमरान खान किसी जगह लगाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो इसके चेयरमैन हैं। इनको चेयरमैन नहीं होना चाहिए ताकि फिर इनको ही सही जगह इस्तेमाल कर सकें। और इसमें यह है कि आपको ये देखें इसके कि एग्जैक्टली सेम एक पानी का ट्रस्ट बनाया था चौधरी सरवर जो गवर्नर हैं पंजाब के, उनके वो यानी हस्बैंड और वाइफ जो है उसके वो इंचार्ज थे। और वो जब गवर्नर बने तो वो अमेरिका गए थे, अमेरिका जाके उन्होंने फंड जमा किए थे और फंड जमा करके पाकिस्तान लाए और उस पर यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा शोर मच गया कि ये क्या कर रहे हैं ये, और उनको हाजिरी दी गई, हाजिरी हो गई प्राइम मिनिस्टर के पास और उनको यानी काफ़ी लेजी हुई उसके ऊपर। इतना हुआ कि उन्होंने जो फंड जमा किए थे डोनेशन अपने उस ट्रस्ट के लिए, वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दिए और ख़ुद उससे रिज़ाइन कर दिया कि जब मैं गवर्नर नहीं होऊंगा तो मैं फिर वो ट्रस्ट को अंदर फिर दोबारा शुरू करूँगा। तो ये इमरान खान साहब को बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इसकी वजह से अब हेस्कॉल का जो है केस है, हेस्कॉल के ऊपर जो है वो FIA इंक्वायरी कर रही है, उस पर स्टेट बैंक इंक्वायरी कर रहा है, उस पर FBR इंक्वायरी कर रहा है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस पे SCCP इंक्वायरी कर रहा है। सही। अब उसका जो है वो शेल्टर लेना इमरान खान के ट्रस्ट के नाम पे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान को रिजाइन कर देना चाहिए था शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं किया था, चलो अभी इसको कर दें, और मगर इसके साथ इनका टर्मिनेट करें और ऑर्डर दें कि ना हो, ताकि इमरान खान की ज़ात जो है वो शख्स से बालादर होनी चाहिए। बिल्कुल। वो इसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यानी इन्वॉल्व हो रही है और इसको जो है बिल्कुल इस चीज़ का जो है हम सर इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से, जिस पर बिलियन रुपीस के करप्शन के इंकशाफात हुए हैं और यही जो कंपनी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हॉस्पिटल शौकत खानम हॉस्पिटल को फंड्स रेज भी कर रही है। अब सवाल जहां ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया शौकत खानम हॉस्पिटल को, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद भी इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। तो यही यहाँ पर बात करेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं अपने मौजूद मेहमान से। सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से कोई एग्जांपल भी कोट कीजिएगा यहाँ पर। देखिए, मैंने ऐसा को बताया कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है वो OECD ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे बना है कि करप्शन के अगेंस्ट है वो, और उनका जो है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर है उनका। अब एग्जाम्पल जाके देखेंगे, टूल स्पेसिफिकेशन नंबर 14 ये वेबसाइट पर है। एक केस स्टडी नंबर 4 है कि एक चीफ ऑफ एंटी करप्शन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, वो उसने एक प्रोजेक्ट दिया था कंसल्टेंट को, और कंसल्टेंट जो है उस प्रोजेक्ट को उस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा था। उस कंसल्टेंट ने कहा कि भाई हम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को जो है लॉ एंड जस्टिस को जिसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम एक दूसरी कंट्री में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है उसको हम उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ठीक, कि वहाँ पे जाएं। तो वो उसका OECD कहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मिनिस्टर को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक फेवर है। सही। और वो फेवर लेता है तो फिर वो अपने क्लाइंट से फेवर ले रहा है। सही। और ये एग्जाम्पल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे आती है कि ये जब डावोस गए थे 2018 में इलेक्शन होके प्राइम मिनिस्टर बन के इनके 2018 या 19 में, तो वहाँ पर इनको यहाँ से जाने का, वहाँ का खर्चा होटल का, वो 2 मुख्तलिफ कंपनियों ने किया था, 2 आदमियों ने किया था। ठीक। एक जो है वो अबराज के एक्स चेयरमैन थे या चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे फंडिंग की थी। तो वो जो है फंड वहाँ पर जहाज़ का खर्चा और सारा कुछ वहाँ रहने का, तो वहाँ पर ऐसे हुआ था कि लंदन से एक मिनिस्टर आया था और उसको जो है वो इकोनॉमी क्लास का टिकट मिला था। सही। उसको किसी कंपनी ने, इंग्लिश कंपनी ने उसको अपग्रेड करके फर्स्ट क्लास का कर दिया। ठीक। वो मिनिस्टर पे करप्शन का मुकदमा चलना शुरू हो गया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनका पैसा इस्तेमाल किया। ठीक। और वो पैसा जो है वो कंपनी है अबराज जो है वो KSC की है, वो उनके जो
जो भी कुछ है उनके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, अरबों रुपए का उनके केसेस चल रहे हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की ज़ात जो है वो शख्स से बालादर है, मगर उनको सही एडवाइस नहीं मिलती। उनके ये वकला, उनके दोस्त, उनके अजीज जो है वो मेरे ख्याल से उनको फंसाते चल रहे हैं। तो ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि अपने आप को संभालें, क्योंकि उनका अपना किरदार जो है वो अब बोर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल, उनका अपना किरदार शकूक व शुबहात की तरफ जा रहा है। तो सर बात कर लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस बनाने जा रही थी, जिसके हवाले से हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में बात की थी। एक कमीशन बनने जा रहा था और इस कमीशन या इस ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लीगलाइज कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल कैसे किया जा सकता था। इसी पर ऑर्डिनेंस तैयार किया गया था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि जो हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया है, बल्कि इस पर 14 ऑब्जेक्शंस भी लगाए हैं उनकी जानिब से। तो सर आप क्या कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए जो फिर से एक दफ़ा लाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है गवर्नमेंट सिंध का इस हवाले से? देखिए, मैं आपको पहले भी इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि ये इस मुल्क में सारा बिजनेस, सारी पॉलिटिक्स, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो ज़मीनों के, रियल इस्टेट के इलीगल इस्तेमाल पे चल रहा है। सही। दुनिया में जो पैसा आया है, जितने जो अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी सारी वर्ड जो है वो यानी आईटी के आने से पहले जो है वो रियल इस्टेट से ही बने थे। यानी 100 में से 90 जो अरबपति थे वो रियल इस्टेट के थे। अब जाके वो आईटी के आ गए तो बिल गेट और इस किस्म के लोग सब हो गए ये। मगर इसके अंदर जो है वो हमारे सिंध में एक चीफ जस्टिस गुलजार ने एक मुहिम शुरू की है, और ये शुरू किया था हमारे नेमतुल्लाह साहब मरहूम, उन्होंने कराची में केस किया था कि ये 650 इलीगल गवर्नमेंट पार्क्स हैं, उसको इलीगल इस्तेमाल कर लिया है, उसके बिल्डिंगें कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, जो भी इस ज़माने में थी। उसके अंदर केस चल रहा है, उसके अंदर उसमें बहुत सारे और भी आ गए। तो इन्होंने इलीगल को जो है डिक्लेयर कर दिया कि सब का सब रिस्टोर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें। अब मंडे को फिर आ रहे हैं, वो 3 दिन बैठेंगे। उसी में ये नेस्ला टावर का केस आया है, उसी के अंदर सब चीज़ें आई हैं। तो उसमें जब ये सारा शुरू हुआ तो ये बिल्डर माफिया जो है, इन्होंने देखा पूरे कराची के अंदर जो है हंगामा कर दिया, स्ट्राइक कर दी, और पीपल पार्टी भी उसमें शामिल थी। सारी पार्टियां मिलकर और सड़कों पे आ गए। नेस्ला टावर का था, अभी दूसरा एक मदीना टावर है वहाँ पे, उधर है। तीसरी एक नई बिल्डिंग आप देखेंगे इसके अंदर आई है, सदर के अंदर जो है वो अल नजीबी। अब ये इलीगल है, रोड पे बनी है तो क्या करोगे, तोड़ना पड़ेगा ना। नहर के अंदर बनी है, तोड़ना पड़ेगा ना। ये अल नजीबी जो है ये एबैक्यू ट्रस्ट का प्लॉट था 1025 गज का। 1962 में उसकी लीज खत्म हो गई, 1998 की, 62 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बैक पे जो है 1000 गज का प्लॉट कोई और कमर्शियल था, किसी का, वो प्राइवेट था। तो उस बिल्डर ने वो 1000 गज का प्लॉट जो है वो ले लिया, जो कमर्शियल था। एबैक्यू ट्रस्ट का प्लॉट जो है वो उन्होंने कागजात में चोरी करा के उसको जो है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया, और अभी कोई 5-6 साल पहले वहाँ पे एक 10-15 स्टोरी की बिल्डिंग बना रही है, शक्ल देख रहा है इसकी। अब वो इलीगल है, ठीक, वो टूटेगी, वो अब उसको कुछ नहीं कर सकते। अब उसके अंदर फिर ये तो यहाँ पर ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस तैयार किया, रेगुलराइजेशन ऑफ इलीगल बिल्डिंग, मतलब ये नाम ही इसका देखें। उसको फिर प्राइम मिनिस्टर ने भेजा गवर्नर को, टीआई पाकिस्तान ने उस पर लेटर लिखा कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, इसके अंदर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा सिंध। और ये चीज़ जो ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी जो है वो रोड हैं, पार्क्स हैं, और गवर्नमेंट की लैंड है जो इलीगल दी हुई है। तो उसको गवर्नर ने उसको 14 ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया। मगर अब दोबारा ये सुना है कि इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि यही चीज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने 1985 से सारे के सारे इलीगल अलॉटमेंट थे, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये चल रहा है पूरा का पूरा ज़मीनों का कारोबार, ये अयूब खान के ज़माने से चल रहा है। तो ये उन्होंने जो है सारे अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए 1985 के। जब ये 1999 में आए थे तो एक ऑर्डिनेंस निकाला 1985 से सारी अलॉटमेंट ट्रांसफ़र, मतलब अजीब सा था कि अगर किसी का प्लॉट जो है वो सखर में है तो नया लॉ बना के सिंध के पीपल पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने उसको
रिप्लेसमेंट उसको क्लिफ्टन में जगह दे दी, तो इस किस्म के वो सारे कैंसिल हो गए। अब उसके बाद जो है वो मुशर्रफ साहब जो है वो 3 महीने के लिए आए थे। सही। 3 महीने बाद इलेक्शन कराने थे, उनको भी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी। यहाँ पर अरबाब रहीम होते थे चीफ मिनिस्टर। इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए तो ये सारा का सारा जो है आप इसको जो है रिवर्स करें, ये आपने ज़मीनें की हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं, तो इन्होंने उस ज़माने में एक ऑर्डिनेंस सिंध लैंड ऑर्डिनेंस 2001 निकाला कि जो प्लॉट इरेगुलर इलीगल नहीं है, इरेगुलर अलॉट हुए हैं और उनकी वैल्यू उसकी जो है वो कम है मार्केट से कम पे, तो उसको रेगुलराइजेशन किया जाए ठीक विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक। उस पीरियड ऑफ 6 मंथ में करने के लिए फिर उन्होंने एक कमीशन बना दिया और उस कमीशन के अंदर एक रिटायर्ड जज को लगा दिया सिंध हाई कोर्ट के, जैसे अभी जो ऑर्डर है उसमें भी रिटायर्ड जज को लगा लें। उसके अंदर सिंध का लॉ मिनिस्टर लगा लें जो कि ये क्या नाम है उसका, वहाब है, मुर्तज़ा वहाब है। इसके अंदर केबीसी है, मतलब जो जिन्होंने गलत किया काम वो उसके कमीशन के मेंबर आबाद का चेयरमैन लगा लें, मतलब वो सारा काम तो बिल्डर ही कर रहे ना, तो वो इसके अंदर भी लगा दिया। इसके अंदर नैब भी शामिल थी। ठीक। आप डॉक्यूमेंट देखेंगे कि नैब ने बुला के उनको 6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए था पूरा का पूरा, कि जो रेगुलराइजेशन का जो है ये 10 साल 12 साल तक चलता रहा। अल्टीमेटली 2016 में 15 में टीआई पाकिस्तान ने लिखा नैब को और नैब के चेयरमैन को लिखा कि बंद कराया, फिर नैब ने सिंध गवर्नमेंट को लिखा, फिर मुराद अली शाह ने इसको ख़त्म किया। यहाँ पर इस हद तक हुआ कि ये 2016 तक जो है वो बैक डेट के अंदर 2006-7 के स्टैम्प लगा के रेगुलराइज कर रहे थे और पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे जला दिया गया था सिंध के अंदर बेनज़ीर के डेथ के ऊपर, तो वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। वो सारे डॉक्यूमेंट अब इसमें आ रहे हैं, यानी आप ये देखेंगे इसके अंदर कि ये नोटिस है, ये नोटिस जो था ये 2001-2 में आया था कि इसको 3 में कि लैंड 31 जुलाई 2003 तक आप अप्लाई कर दें। ठीक। और जो रेगुलर है, अब रेगुलर का जो है पूरा नोटिफिकेशन जो है वो 19 जून 2003 में नैब ने जो है वो भेजा था गवर्नर को और सबों को, उसके अंदर लिखा था कि प्लॉट कैसे कैसे दिए जाएंगे। सर इसी नोटिफिकेशन के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल करवाने के लिए सरगर्म है। आखिर इसकी वजूहात क्या है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल क्या चाहती है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। सर क्या कहेंगे आप? ये देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 19 जून 2003 का लेटर है। नैब के उस ज़माने में यहाँ पे होते थे ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी, ठीक, बड़े अच्छे अफसर हैं ये, और इन्होंने ये बाद में डीजी नैब पेशावर रहे, अभी डीजी प्रिवेंशन रहे नैब में। इन्होंने पूरा बना के भेजा था कि भाई ये इस किस्म के प्लॉटों का जो है वो आपने लिस्ट बनानी है, और उसके अंदर पहला ये था केस इन्वॉल्विंग इलीगल अलॉटमेंट ऑफ लैंड, सब्जेक्ट केसेस मोस्टली पर्टेन्स टू मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, BOR ये कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी इस पर रेगुलाइज नहीं होंगे। फिर दूसरा था अदर गवर्नमेंट लैंड KDA KMC ये भी कन्वर्ट नहीं होंगे। फ्रॉडलेंट केसेस वो नहीं होंगे, जो नैब में केसेस चल रहे हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ वो थे कि जो अलॉटमेंट रूल के हिसाब से हुए हैं, ठीक, और उसकी मार्केट प्राइस कम की हुई है। मार्केट प्राइस जो होती है वो उनकी सिंध गवर्नमेंट की एक रिजर्व प्राइस होती है, और जैसे आज भी FBR रिजर्व प्राइस बनाता है मकानों की इसकी, तो उस वक्त लैंड की जो होती है वो सिंध गवर्नमेंट की रिजर्व प्राइस होती है। उस ज़माने में 30,000 रुपये एकड़, 40,000 रुपये का मुख्तलिफ, तो उसको करने को अब वहाँ पर जब दिया गया तो उस लैंड के लिए जो कमीशन बना, उस कमीशन के अंदर जो है वो लैंड की प्राइसेस जो है जो उस वक्त थी वो लेट्स से कि 30,000 रुपये एकड़, 40,000 रुपये के डिफरेंट लैंड की क्लास ABC की, उसको उस लैंड कमीशन में उन्होंने आबाद से लिया, आबाद जो बिल्डर एसोसिएशन है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, कि उनकी प्राइस को उन्होंने कम कर दिया लैंड कमीशन ने,
ठीक। डिक्लेयर्ड गजेटेड प्राइस को कम कर दिया ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए अपने आप में होगा। सही। फिर खुद ही वो ज़मीनें खरीदी हैं। ठीक। आप ये देखेंगे कि ज़मीन के अंदर फिर ज़मीन अगर अलॉटमेंट है, अगर आपकी अलॉटमेंट है तो आप आ जाएं। जी। वो अलॉटमेंट जो है वो किसी और के नाम पे है, रेगुलराइज कोई और करा रहा है उसको कि ये मैंने ले ली है। यानी इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, इसके सैकड़ों चीज़ें हैं कि वो तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अगले में दिखाऊंगा। ठीक। एक ज़मीन है जैसे ये जिसकी यानी मोहम्मद हारून ने खरीदी है सुल्तान अहमद से, ये 3 एकड़ दे में। दे जो है ये मलीर का है ये एरिया, जिसके ऊपर आप देखें ये मलीर नदी है ना जी। यहाँ से आती है, तो ये पूरा जिस पे आपका ये डिफेंस व्यू बना हुआ है, ये जो केपीटी राउंड ओवर चुरंगी बनी है, ये दे है। ठीक। ये सारा का सारा इलीगल है। अच्छा। इस पे वहाँ बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं बड़े बड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया हुआ है। उसके अंदर वो कौन है, यानी बहुत सारे, यानी लेफ्ट साइड पे देखें तो डिफेंस व्यू सारा बन गया है, वो नदी के बीच में बना हुआ है, वो उसकी ज़मीनें ही नहीं है, उसकी ज़मीनें ये इसके हिसाब से आप देखेंगे कि वो इलीगल को लीगल किया हुआ है उस ज़माने में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 साल पुरानी स्टेज पे वापस जाओ, तो ये आपको ये बता दूं कि मल्ली नदी से लेके और डिफेंस के फेज 7 तक, फेज 7 का हिस्सा भी जो है उसमें आता है। एक वो फेज 7 में एक नाला बना हुआ है, वो नाले के राइट पे फेज 7 है पूरा, वो पूरा का पूरा नदी है और उसकी लीज भी नहीं हो रही है। तो ये सारा इसके अंदर, यानी इस मोहम्मद हारून ने 3 एकड़ एक लिया, 16 एकड़ एक लिया, 4 एकड़ एक लिया, उसके बाद 9 एकड़ लिया, फिर 3.6 एकड़, फिर 4 एकड़, फिर 10 एकड़, और एक बार मतलब ये पूरा, यानी मैं समझे ना कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। इस स्कैंडल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खोला, मगर अभी तक उस पर फैसला भी नहीं हुआ है। तो यही चीज़ जो है वो अभी इसके अंदर इन्हीं ज़मीनों के ऊपर अब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और ये चीज़ जो है इसी कोर्ट के अंदर चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट इसको जब इलीगल करेगा तो अभी 2 टावर वहाँ पे बन रहे हैं, बड़े ऊंचे, जो डॉर्मिन वॉल वाले बना रहे हैं। यानी आप देखें केपीटी राउंड अबाउट जो है वहाँ पे बना हुआ है, वो खाली ज़मीन थी, उस ज़मीन की अब चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं। ठीक। एक टीआरजी का वो टावर बना हुआ है, वो 8 अरब का बेच दिया उन्होंने। एक यहाँ पर इसका ये डॉर्मिन वाला बना रहा है, लेफ्ट साइड पे, राइट पे। वो ज़मीनें अलॉट कैसे हो गई? वो ऐसे अलॉट हुई, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट के ऊपर। वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ लिया है। ठीक। अब जब होगा तो बिल्डिंगों में अलॉटी जो है आपने हमने बुक करा लिया है। सही। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि इसको इलीगल डिक्लेयर करेगी तो आप कहाँ जाओगे? एग्जैक्टली। ये चीज़ें हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त भी ये हुआ था 2001 में, आज 2021 हो गया, 20 साल बाद आज दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंडे से वहाँ फिर बैठा है। अच्छा। और वो बहुत सख्त उन्होंने ऑर्डर दिए कि ये साथ साथ उसके सिंध हाई कोर्ट ने भी उठाया हुआ मसला कि एक तो ये है कि डिक्लेयर कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी मिनिस्टर डिफेंस ने एडमिट कर लिया है कि मिनिस्ट्री डिफेंस की ज़मीन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड जो है वो कमर्शियल के लिए यूज़ नहीं होगी। ठीक। अब वो कमर्शियल यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर तो शादी घर बने हुए हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे म्यूजियम बने हुए हैं, यहाँ पेट्रोल पंप बने हुए हैं, सब कैंसिल होने हैं। सही। इधर आ जाए तो अभी सीवीओ जो पूरा है वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट है, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। वहाँ पे इमार वाला और हाजी वो फलाना वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो उस प्रोजेक्ट पे जो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। समुंदर के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कर गए, समुंदर के अंदर जो है वो प्राइवेट बीच जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उठाया हुआ है। तो ये सारा का सारा इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि यहाँ पर जो है वो, यानी सो मच सो के मजहबी जमातें भी बीच में प्रोटेस्ट करने आ जाती है कि ये गरीब, अरे गरीब है आदमी ठीक है, मगर इलीगल को अब लीगल तो ना करो ना भाई। इनका ये होता है कि आपने वहाँ पे उसको कर दिया, बहरिया टाउन को लीगलाइज कर दिया, आपने वहाँ बनी गाला को लीगलाइज कर दिया है। अरे भाई वो गलत किया है, ठीक है, मना उस गलत को यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकते ना। उस गलत पे आप केस करो, आप रिव्यू पिटीशन करो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा। सुप्रीम कोर्ट की मेरा ख्याल है कि रिव्यू पिटीशन चल रही है उसके ऊपर, बनी गाला पे भी चल रही है, सीडीए का ऑब्जेक्शन है, और वो
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर भी जो हयात एजेंसी बनी है उसके ऊपर भी हवाई टावर है, उन पे रिव्यू पिटीशन चल रही है, उसको भी कैंसिल कराओ। मगर ये चीज़ अगर ये रुकेगी नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट को अभी रोक दिया गया और अगर इसके ऊपर लीगल कर दिया तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। और ये पूरा का पूरा हमारा निज़ाम जो है वो ज़मीनों के उसके अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि आप जिसको देखो वो यहाँ पे आता है और ज़मीन का वो इल्लीगल काम करता है, शौकत खानों को फंड देना शुरू कर देते हैं। अब तो अजीब सा हो गया ये, यानी वही बिजनेसमैन, वही पॉलिटिशियन जो कि मुशर्रफ को फंड करते थे, बिल्कुल, जो जरदारी को फंड करते थे, जो नून लीग को फंड करते थे, अब वो पीटीआई को इमरान खान के साहब के वो एमएल यूनिवर्सिटी में फंड कर रहे हैं। अरे भाई ये बंद होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें सब शामिल हैं इकट्ठे में। और हमें यानी इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि ये हुकूमत जो है ये पिछली हुकूमत के हिसाब से ये भी कोई चेंज नहीं कर रही है। इससे बड़ी उम्मीदें हैं हमें कि इसको चेंज करेंगे करप्शन को। करप्शन ये है, करप्शन ये नहीं है कि आपने बोला 3 साल लगा दिए कि फलाना महंगाई हो गई तो फलाने, अरे भाई आप बैठे हो 3.5 साल से, आपका काम है कि सही करो। यानी मैं आज आया हूँ 4 दिन के बाद आज पानी गर्म करके बाल्टी से नहा, गैस की शॉर्टेज है, मतलब ये चीज़ें हैं करप्शन में आती हैं। पीटीआई के अपने 3 एमएनए कराची के, उन्होंने वहाँ उसको वहाँ कौन है जो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ गैस है, उसको रिज़ाइन करने का दे दिया है कि आप रिज़ाइन करें। मतलब ये चीज़ें मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। यानी महंगाई, शॉर्टेज ऑफ गैस, शॉर्टेज ऑफ शुगर, शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से केबीके में इलेक्शन के रिजल्ट आप देखें कि इमरान खान इलेक्शन जो जीते जाते हैं वो पार्टी के नाम पे जीते जाते हैं। अल्ताफ हुसैन के झंडे को, पतंग को वोट देते थे, या तलवार को वोट देते हैं भुट्टो को, या देते हैं उसको शेर को देते हैं नून लीग को, या बल्ले को देते हैं। अब केबीके जो इनका गढ़ था वहाँ पे बल्ला हार गया। अब वो बहाना उनके वो हारी मवारी कि जी हमारे वोट, अरे तुम्हारे हमारे वोट नहीं है, वोट पड़ता है इमरान खान के नाम पे, तुम्हारे नाम पे नहीं पड़ता है। तुम सब के सब जो बेकार लोग हो। बिल्कुल ऐसे ही सर, इस गवर्नमेंट से हमें काफ़ी उम्मीदें तो हैं। अब देखना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है बाकी गवर्नमेंट की तरह कुछ कर पाएगी या नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।